नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे भारत का एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला सामने आया है और ये घपला घोटाला हो सकता है किसी ने अखबार में पढ़ लिया हो, लेकिन इस घोटाले की जो क्वालिटीज़ हैं, इस घोटाले की जो खासियतें हैं, इस घोटाले की जो विशेषताएं हैं, वो अनूठी हैं। और इस एक घोटाले के ज़रिए आप मोदी सरकार का पूरा कैरेक्टर, उसकी नीतियों की हकीकत, सरकार का कामकाज का तरीका, भ्रष्टाचार और इस देश में राजनीति करने का जो स्टाइल है, वो सब कुछ समझ जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को आपको लगता है कि कुछ ताकत देने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से आप ताकत निश्चित तौर पर दे सकते हैं। उसके लिए हमारा UPI ID है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एक QR कोड भी स्क्रीन पर कई जगह दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जिस घोटाले की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस घोटाले की जो रकम है, जो अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, वो 34,615 करोड़ रुपए है। और ये अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट की बात सुन के आप बड़े बड़े जो भाग गए यहाँ से, नीरव मोदी से लेके विजय माल्या तक, उन सबको भूल जाएंगे। और इतना बड़ा घोटाला जो है वो ये बताता है कि किस तरह से इस देश में अंधेर गर्दी चल रही है। तो पहले मैं आपको समझाऊं कि ये घोटाला है क्या। कंपनी थी एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, लेकिन आप इसको सिर्फ ये मत समझिए कि ये वीडियो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के घोटाले के बारे में बताएगा। जैसे मेरे वीडियोज़ में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी होने वाली हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी थी जिसमें 34,615 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसके चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे कपिल वधावन और धीरज वधावन। ऐसा भारत में ही चमत्कार होता है कि घर के ही लोग अपनी कंपनियों में और डायरेक्टर और सब कुछ बन जाते हैं। खैर, ये जो घोटाला था वो कैसा घोटाला था, इसको आप समझें। प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना आई और इस योजना के तहत आप जब मकान खरीदेंगे तो जो आपका ब्याज था उस पर सब्सिडी दी जाने वाली थी। और वो जो सब्सिडी दी जाने वाली थी वो इन कंपनियों ने हड़प ली। हड़पी कैसे, इसका एक तरीका बताता हूँ। इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हाउसिंग लोन सैंक्शन किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। अब ये हाउसिंग लोन थे, तो हाउसिंग लोन तो कोई भी लोन देता है, लेकिन इनके लोन की एक खासियत थी कि ये कागज़ों में थे, ये फेक लोन थे। ये फेक लोन दिए ही नहीं गए किसी को और ये लोन इन्होंने दे दिए। अब चूँकि प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम जो है उसके तहत सरकार सब्सिडी देती है, तो 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी इन लोगों ने ले ली। लोन दिया नहीं, लेकिन सब्सिडी ले ली। अब ये एक जगह यहाँ पे फिर एक सरकार की योजना आती है, केंद्र सरकार की योजना, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। इसको शुरू करने वाले माननीय मनमोहन सिंह जी थे। डायरेक्ट सब्सिडी वाली योजना, सब्सिडी सीधे खाते में डालेंगे। और सीधे खाते के चक्कर में होता ये है कि जो आम आदमी है वो तो थोड़ा बहुत ही धांधली कर पाता है। ये जो कॉरपोरेट हैं बड़े वाले, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और चिप्पड़ और घटिया तरीके से इनके सारे काम ही जुगाड़ सुगाड़ के होते हैं। भाई ये ईमानदारी से कंपनी चलाते ही नहीं है और ईमानदारी से कंपनी चला नहीं सकते, क्योंकि इस देश में सरकार ईमानदारी से नहीं चलाई जा सकती। तो इनको सरकार को कई तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो जब ध्यान रखना पड़ता है तो घोटाले भी करने की छूट मिल जाती है। तो इन्होंने 1880 करोड़ रुपए की जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है, 1,880 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी हड़प ली। और इसमें इन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ पे इस तरीके से सरकार को चूना लगा दिया। तो आपके सामने दो चीज़ें आई। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना का सच सामने आ गया कि जो बड़ी संख्या में मकान दिए गए, इतने करोड़ मकान दिए गए, इतने की सब्सिडी दी गई, इतना रुपया दिया गया,
वो रुपया कहाँ गया और लोगों को मकान मिले कि नहीं मिले ये भी पता लग गया। अब इतने भर की स्टोरी में जो अभी मैं आगे और बढ़ूंगा, 2 घोटाले, 2 चीज़ें, 2 कमियां, 2 सरकार के झोल सामने आ गए। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बड़े बड़े आंकड़े थे, बड़ा बड़ा डाटा था, बड़े बड़े दावे थे, इतने लोगों को दिया गया, उतने लोगों को दिया गया, इतने लोगों को मकान मिल गया, उसकी हकीकत सामने आ गई। आपको पता चल गया कि हकीकत में मकान मिले ही नहीं हैं। इस एक कंपनी से पता चल रहा, अभी सबका छांटिए ज़रा। सच में तो मकान मिले ही नहीं हैं, लेकिन मकानों पे सब्सिडी चली गई, सरकार के खाते में चढ़ गया, कंपनी के खाते में जमा हो गया और ये पैसा गायब हो गया। एक तो ये हो गया एपिसोड। अब इसी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको और रोचक चीज़ें मिलेंगी। और जब आप इस स्कीम पर बात करें तो आपके दिमाग में बहुत सारी डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीम्स दिमाग में आती होंगी। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बंटा, ये कहा जा रहा है। 80 करोड़, 150 करोड़ तो कुल आबादी है, यानी हर दूसरे आदमी को मुफ्त राशन मिला है। अपने मोहल्ले में देखिए कितने % लोग हैं, अपने इलाके में देखिए कितने % लोग हैं, अपने गांव में देखिए कितने % लोग हैं, आपको हकीकत पता चल जाएगी। तो 80 करोड़ का जब डाटा आता है तो ये ठीक वैसा ही डाटा है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का डाटा आता है। यानी आपके लिए ये जानना काफ़ी है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लीकेज प्रूफ, बड़ी बड़ी बातें, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली, उन योजनाओं में हर जगह छेद दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट सब्सिडी के नाम पे जो छोटी छोटी सब्सिडी लेके आम जनता के लोग 1000 2-2 रुपये, 500 रुपये का कुछ खेर फेर कर लेते थे। सिलेंडर की सब्सिडी में कितना उड़ा देता होगा आदमी, कितना चुरा लेता होगा। वो सारी चोरी बड़े बड़े अमीरों, अरबपतियों और कॉरपोरेटों के हाथ में चली गई है। अब घोटाला वहाँ हो रहा है, आम जनता के हिस्से में घोटाला नहीं हो रहा है। 24 महीने से मुफ्त अनाज बांटे जाने की बात हो रही है 80 करोड़ लोगों को। इतना अनाज, इतना पैसा भारत सरकार के खजाने से निकल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पैसा, इसमें से कितना पैसा कहाँ जा रहा होगा, कौन से कॉरपोरेट को जा रहा होगा। अनाज के मामले में कौन सा कॉरपोरेट डील करता है, 4-5 कॉरपोरेट की तरफ दिमाग दौड़ा लीजिए, फिर आपका ध्यान उसमें से भी कुछ कम पे चला जाएगा, उसमें से भी कुछ कम पे चला जाएगा। और अंदाज़ा लगाइए, 2,60,000 करोड़ रुपए का अनाज देश में बांटा जा चुका है, ऐसा सरकार ने कहा है। अब इसमें से कितना सही लोगों तक पहुंचा होगा, कितना कॉरपोरेट तक पहुंचा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों कर पाती हैं कंपनियां। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के इसी घोटाले में कुछ और सच निकल के आते हैं, और वो सच ये है कि इस कंपनी ने कई सारी शैल कंपनियां खोली हुई थी। यानी जो कंपनियां कारोबार नहीं करती हैं, सिर्फ लेन देन करती हैं, कुछ खरीदती नहीं है, बेचते नहीं है, खातों में खेल करती हैं, और वो कंपनियां इन्होंने बनाई हुई थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि इन्होंने देश में शैल कंपनियों को ख़त्म कर दिया है। ये भाषण सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शैल कंपनियां क्या कर रही थीं। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाएं, तो 24 घंटे उस पर चर्चाएं होती है, डिबेट होती है। अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जान करके हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शैल कंपनियां चलाते थे, और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया। DHFL से जुड़ी हुई जो शैल कंपनियां थीं बधावन परिवार की, उनमें ये जबकि आपने सुन लिया, मोदी जी ने कहा कि हम शैल कंपनियां ख़त्म कर चुके हैं, ये बता रही हैं कि इनसे ये कंपनियां जो थीं वो थी RKW डेवलपर्स, स्किल रियल्टर्स,
दर्शन डेवलपर्स वगैरह वगैरह। अब ये कंपनियां कैसे मौजूद थी जब आपने ख़त्म कर दी? और इसके साथ ही एक और व्यवस्था का सवाल खड़ा होता है। आज की सरकार की काम करने की शैली का पता होता है कि इन शैल कंपनियों ने 20 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, और ये चंदा बाकायदा रिकॉर्ड में है। अब आप कहेंगे कि साहब अब तो चंदा बॉन्ड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2014-15 का मामला है और RKW डेवलपर्स ने भाजपा को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, और स्किल रियल्टर्स ने भी इसी साल बीजेपी को यानी 14-15 में 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इसके अलावा 16-17 में दर्शन डेवलपर्स ने बीजेपी पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये 17 तक का ही डाटा है। 18 के बाद से बॉन्ड सिस्टम ले आई थी सारी पार्टियां मिलके, किसको किससे कितना चंदा मिला वो आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए 18 तक मामला ख़त्म हो गया। अब इसमें 2018 और 2017 गौर करने वाला मामला है, यानी अब इस मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम की भी पोल खुल गई, और ये भी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को ये करप्ट कंपनी चंदा देती थी, यानी बड़ी बड़ी पार्टियों को चोर जो सरमाएदार हैं उनके पैसे से चलाया जाता है। ये एक हकीकत सामने आई। अब इसमें और आगे बताता हूँ कि ये घोटाला जो अब दिखाई दे रहा है 2022 में, ये 2018-19 के आसपास ही सामने आ गया था। कोबरा पोस्ट ने इसका खुलासा किया था उत्तर प्रदेश में, और उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसका नाम रखा था एनाटॉपी और इंडियाज़ बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम। ये उसकी स्टोरी थी, और इसमें उसने जो है देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला होने का दावा कोबरा पोस्ट ने किया था। अब आज इस पे बात क्यों हो रही है? आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस समय बात नहीं हो सकी। और बात क्यों नहीं हो सकी? फिर एक कार्यशैली आपको सरकार की सामने आएगी। अब इसी कंपनी से जुड़ा हुआ एक और घोटाला बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन, यूबी पावर कॉरपोरेशन है, जो बिजली निगम है वहाँ का, या जो भी कहें उसको, विद्युत निगम, उसके कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा था वो DHFL में इन्वेस्ट किया गया, और 2017 से अब तक 4,122 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों का पीएफ का, पेंशन का और सिक्योरिटी का पैसा है, वो पावर कॉरपोरेशन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में रिटायरमेंट फंड के पैसे से FD खरीद चुका है, यानी उस पैसे से दीवान फाइनेंस को फंड कर चुका है। अब कंपनी पकड़ी गई है, तो आप ये समझिए कि इस कंपनी का खेल तब 2017 था और मामला दर्ज हुआ था बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के खाते में। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर जब मामला दर्ज होता है तो उस वक्त 2017 में चुनाव होने वाले थे, सरकार थी अखिलेश यादव की, ज़्यादा मामला खुलता बदनामी होती, तो केस को 2017 यूपी का चुनाव, उसके 2 साल बाद 2019 केंद्र का चुनाव, तो मामले को ED और CBI ने ले लिया। अब उसकी जांच कर रही है। अब ये मामला लगातार तब से टलता आ रहा है। अभी दोबारा से ये मामला हरा हो गया है, और इस मामले के हरे होने के बाद अब समझ में आता है कि किस तरह से इस देश में सरकारी धन, एक और सरकारी धन, कर्मचारियों का पीएफ का पैसा और दूसरा पैसा किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। और ये भी योजना अभी आई है, ये 14 के बाद की योजना है कि जो पीएफ का पैसा है उस पैसे को आप प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, शेयर खरीदोगे या कुछ और भी कर सकते हो। यानी सीधे सीधे एक ऐसी स्कीम बनी जिसमें कि जो सरकारी पैसा है या जो कॉरपोरेशंस का पैसा है या पीएफ का पैसा है, उस पैसे को आप जो पैसा इन्वेस्ट करते थे उस पैसे को अब आपको इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट कंपनियों को देना है कारोबार करने के लिए। और वो DHFL जैसी कंपनियां, और अभी हाल में बहुत सारी इस तरह की कंपनियों के खिलाफ सख्ती हुई है और उन कंपनियों को RBI टाइट करने जा रहा है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, NBFCs,
वो निशाने पे हैं। अब इसके बाद क्या बचता है? पैसे ले रही है पार्टी, करप्शन का केस है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला खेल फेल हो गया, सरकारी योजनाओं का पैसा, उसका फ़ायदा कॉरपोरेट उठा रहे हैं, पैसे को लूट रहे हैं, ये भी इस स्कीम में साबित हो रहा है। इस स्कीम में ये भी साबित हो रहा है कि जो पॉलिटिशियन हैं और इसके अलावा जो इस तरह के चोर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी नेक्सस है, उनकी भी आपस में इलू इलू चलता है। और इस स्कीम के ज़रिए ये भी पता चल रहा है कि किस तरह का जनता का गाड़ी कमाई का पैसा और उनके भविष्य निधि का पैसा, कर्मचारियों का, वो कॉरपोरेट को दे दिया जा रहा है। तो ये पूंजीवादी भारत का एक फ्रेमवर्क है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा साबित हो गया। डायरेक्ट सब्सिडी पता चल गया। शेल कंपनियां ख़त्म कर दी हैं, मैंने देश में करप्शन ख़त्म कर दिया है, पता चल गया। चुनावों में चंदे में कौन कौन लोग कंपनियों को चंदा देते हैं, ये पता चल गया। एक बात जानिए, जो हज़ारों करोड़ रुपए किसी पार्टी के खाते में पड़े हुए हैं, वो चंदा कोई आम आदमी नहीं देता है। राम मंदिर के लिए चंदा हुआ था, उसमें से आधे चेक बाउंस हो गए हैं। आम आदमी किसी को चंदा नहीं दे रहा है। जब चोर लोग चंदा देंगे, करप्ट लोग चंदा देंगे, हज़ारों लाखों के खेल करने वाले चंदा देंगे, उनके हिसाब से ही नीतियां बनेंगी, उन्हीं के हिसाब से देश चलेगा और उन्हीं को दिमाग में रख के सारे काम होंगे। जेट विमान में बैठ के बिकने वाले एमएलए घूम रहे हैं, ईडी को दिखाई नहीं देता है, सीबीआई को दिखाई नहीं देता है। 1,60,000 रुपये तनख्वाह है विधायक की महाराष्ट्र के, वो जेट विमान में कैसे घूम रहा है और किसके जेट हैं वो? पता चलेगा वो किसी उद्योगपति के जेट हैं। जैसे कभी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के विमानों में घूमा करते थे, बहुत सारे फ़ोटो हैं। तो अगर उनके जेट में घूमेंगे, उनके फंडिंग से सरकार बनाएंगे, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? और इसमें कुछ भी बदला नहीं है और बिगड़ा है और बहुत ख़राब हुआ है। स्थितियाँ बिगड़ती लगातार चली गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे किसी को भी अंधाधुंध जो भी पैसा उठाओ बैंक से दे दो, ये चल रहा है। कुल मिला के आम आदमी के हिस्से की सारी चीज़ें पूंजीपतियों के पास जा रही हैं इसी देश में, इसीलिए डिस्पैरिटी बढ़ रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इस घोटाले को समझ पाए होंगे, इसके सारे पहलुओं को समझ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि इस सब के बावजूद वधावनों को कोई सज़ा मिल पाएगी या वो ऐश के साथ नहीं रहेंगे, उनको तिहाड़ में एयर कंडीशन कमरे नहीं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मीटिंग करने के लिए, इसके बारे में कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। पता नहीं क्या होगा। विनम्रता के साथ पूरी कोशिश से अच्छा कंटेंट आपको ला के दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें ला के दे रहे हैं। पूरी कोशिश रहती है कि पूरी दबंगई के साथ, दम के साथ सच बोलें, किसी भी जोखिम के बावजूद सच बोलें। और जब ये सच बोलते हैं तो इस सच को लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब तक आप इसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, ये सच समाज को बदलने में कामयाब नहीं होगा। एक वीडियो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों तक पहुंचेगा तो उससे कैसे काम चलेगा? 150 करोड़ का देश है। इसलिए वीडियोस को फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसलिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद।